नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के अपडेट के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक। देखिए फाइन ऑर्गेनिक नाम से ही आपको फाइन देखने को मिले। हाँ, सच में इस कंपनी फाइन कंपनी है और इस कंपनी का आज फाइन होने के बाद भी इस कंपनी का हालत कुछ खराब है। कितना खराब है मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले कंपनी का बिजनेस समझ लीजिए। कंपनी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं और केमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। अगर इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर प्रोसेसिंग के ले मतलब प्रोसेस के ले से लेकर सप्लाई से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर डीलर्स तक, इंपोर्ट से लेकर एक्सपोर्ट तक सारे काम कंपनी करते हैं। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो किस किस इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। देखिए कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो फूड्स के ऊपर, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक्स, कोटिंग एंड अदर स्पेशलिटी एप्लीकेशंस के ऊपर। तो मोटा मोटी बोला जाता मतलब बोल सकते हैं आप, इस कंपनी एक स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी है। और मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जो जो कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम कर रहा है उसका हालत इस लास्ट कुछ क्वार्टर्स में खराब हुआ है। उसके पीछे कारण एक ही है कि ग्लोबली मार्केट में जो डिमांड है वो घट चुके हैं और डिमांड कम होने के कारण और उसके साथ रॉ मटेरियल का कॉस्ट हाई होने के कारण इस कंपनी के सेल्स डाउन है। अगर मैं यही चीज आपको दिखा दूं तो ध्यान से देखना, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी सेल्स पिछले बार कितना था, 750 करोड़ के आसपास, और अभी कितना सेल्स है, 540 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे जो अंतर है, यहाँ पे जो डिफरेंस है आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके साथ साथ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी आप देखेंगे तो 160 करोड़ से बन चुके हैं 100 करोड़। तो यहाँ पे भी एक चेंजिंग देखने को मिला। तो ओवरऑल एक पॉजिटिविटी के हिसाब से यहाँ पे देखने को मिला। तो मतलब सॉरी, एक नेगेटिविटी के हिसाब से देखने को मिला। हाँ, नेगेटिव नहीं कहूंगा क्योंकि ओवरऑल इस कंपनी में सिर्फ सेल डाउन होता, बाकी कंपनी ठीक ठाक होता तो मैं नेगेटिव मानता। पूरा का पूरा इंडस्ट्रीज में ही इस सेक्टर का सेल्स का डाउन है। तो ऑब्वियसली इस कंपनी में कोई अलग से ट्रेड नहीं होगा, उसका भी ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। आज आप रिलायंस जैसे बड़े केमिकल्स कंपनी, साथ ही साथ एसआरएफ जैसे बड़े कंपनी, पीडीलेट जैसे बड़े कंपनी, इस तरीके से बड़े दिग्गज कंपनी का हालत खराब हो रहा है क्योंकि वो सारे कंपनी जो कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम कर रहा है उसका आज सेल्स डाउन है। और इस सेल्स डाउन होने के कारण कंपनी के थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला। अभी क्या वीकनेस में अपॉर्चुनिटी मिला है वो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। देखिए ध्यान से देखेंगे तो रिजर्व जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। इस बार करीबन 1500 करोड़ का रिजर्व देखने को मिला। और बोरिंग्स के बारे में बात करें तो कंपनी के जो बोरिंग्स है वो 29 करोड़ के आसपास है। तो टोटल जो मतलब बोरिंग्स है, टोटल जो लाइबिलिटीज है उसके बारे में बात करें तो कंपनी का लाइबिलिटीज 237 करोड़ के आसपास इस पर लाइबिलिटी देखने को मिला। तो उतना ज्यादा लाइबिलिटी नहीं है, उल्टा कंपनी का फिक्स एसेट बढ़ा, उससे ज्यादा कंपनी का CWIP बढ़ा। CWIP का मतलब है कैपिटल वर्किंग प्रोसेस। तो कंपनी की इस बार कितना ट्रेड रिसीव किया, करीबन करीबन 350 करोड़ के आसपास। और सबसे अच्छी बात क्या है आप जानते हैं, कंपनी का ट्रेड रिसीव करने के बाद भी कंपनी के फिक्स एसेट जो है वो इस बार हाईएस्ट फिक्स एसेट देखने को मिला। मतलब फिक्स एसेट उन्होंने जो परचेज किया, कंपनी जो परचेज किया, करीबन 81 करोड़ के आसपास कंपनी फिक्स एसेट को परचेज किया। तो ये भी एक कंपनी के लिए प्लस पॉइंट माना जाता है। तो कंपनीज के एज ए इन्वेस्टर, चाहे वो एफआई चाहे वो डीएस, और पब्लिक के पास सबके पास होल्डिंग्स है। हाँ, एफआई के पास उतना ज़्यादा होल्डिंग्स नहीं है और डीएस के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है। और डीएस ने क्या किया, इस कंपनी के ऊपर लगातार लगातार बाई करते गया। लास्ट जून जुलाई मंथ में कंपनी के ऊपर थोड़ा सा स्टेक बेचा गया। अभी क्यों बेचा गया चलो मैं आपको बता देता हूँ। उसके पीछे कारण यही है कि कंटिन्यूसली यहाँ पे देखिए डाउन साइड आने के बाद यहाँ पे इस नीचे लेवल से बाई करना स्टार्ट किया और ऊपर जाकर बेचना शुरू हुआ। अब बेचने के बाद देखिए शेयर में करेक्शन हुआ। आपको क्या लग रहा है कि जुलाई मंथ में अचानक इस तरीके से यू गिरा? बिल्कुल नहीं। म्यूचुअल फंड ने अच्छा खासा बाई सेल किया, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी सेल किए, इसके लिए करेक्शन देखने को मिला। तो फिलहाल के लिए मैं एक ट्रेड यहाँ पे एक मेरे हिसाब से एक ट्रेड बनेगा। तो एक शोल्डर कम हेड, उसके बाद शोल्डर, और यहाँ पे शोल्डर को ब्रेकआउट करके क्लोजिंग देना पड़ेगा तभी एंटी बनेगा। तो फिलहाल के लिए कोई भी एंटी लेवल्स नहीं बना, तो मैं इंतजार करूंगा कभी भी कोई मौका मिले तो उसके ऑब्वियसली फायदा उठाने के लिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है बजाज फाइनेंस। देखिए बजाज फाइनेंस इंडिया के नंबर वन फाइनेंस कंपनी है। अभी मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर जियो फाइनेंस मार्केट में लॉन्च अलग से हो चुके हैं, जियो फाइनेंस अलग से लिस्टिंग हो चुके हैं, तो अभी जियो फाइनेंस बजाज फाइनेंस को टक्कर दे पाएंगे?
तो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि बजाज फाइनेंस का बिजनेस मॉडल कुछ अलग है और बजाज फाइनेंस का जो मैनेजमेंट टीम है वो बहुत स्ट्रांग है। वो सिर्फ बड़े से बड़े प्लेयर्स को नहीं, छोटे से छोटे प्लेयर्स तक, गांव-गांव तक वो पहुंच चुके हैं। गांव में अगर कोई भी छोटे दुकान भी आपको दिखे ना, तो वहाँ पे आपको फाइनेंस दिखेगा। मेरे हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि 2 दिन के बाद ग्रोसरी जितने सारे छोटे-छोटे दुकान है वहाँ पे भी आपको फाइनेंस देखने को मिल जाएगा। कि चलो आप 1 हफ्ते के लिए ग्रोसरी एक एक मंथ के लिए ग्रोसरी आप खरीदारी करेंगे तो उसके लिए आपको फाइनेंस कंपनी कर देंगे। तो दुकानदार भी खुश और जो खरीद रहे हैं वो भी खुश। मेरे हिसाब से कुछ इस तरीके से परफॉर्मेंस कंपनी करने वाले हैं। देखिए, ऐसे होगा नहीं और मैं होगा नहीं भी, ये भी मेरे बोलना गलत होगा। कंपनी का मैनेजमेंट किस तरीके से सोचते हैं वो अलग बात है। तो देखिए, जब छोटे-छोटे कंपनी, छोटे-छोटे इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल्स दुकान पर कंपनी फाइनेंस स्टार्ट कर चुके हैं। तो सोचिए, जब कंपनी फाइनेंस स्टार्ट कर किया है, तो उसमें एक खासियत तो बनेगा, क्योंकि वहाँ से कंपनी की एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होगा। और कंपनी के सबसे प्लस पॉइंट क्या है आप जानते हैं? कंपनी आपको ये बताएँगे, कोई भी मान के चलिए एक फ़ोन खरीदने के लिए आप जाएँगे, तो आप कहेंगे कि ज़ीरो ईएमआई है। कोई भी ज़ीरो ईएमआई मतलब सॉरी ज़ीरो इंटरेस्ट है। कोई भी इंटरेस्ट आपको देना नहीं पड़ेगा। तो आप तो सुनकर खुश हो जाएँगे। तो एक्चुअली इसी के अंदर ही तो पूरा का पूरा झोल है। झोल कहाँ पे है? आपको बोला जाएगा कि मतलब मतलब ये जो इंश्योरेंस आप ले रहे हैं, मान के चलिए, इंश्योरेंस नहीं, ये जो फाइनेंस आप ले रहे हैं, मान के चलिए फ़ोन का कीमत है 20,000 रुपया। तो इसमें आपको ज़ीरो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ऑलमोस्ट आपको 20,000 ही देना पड़ेगा। तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी आपको इंस्टॉलमेंट में फ़ोन मिल जाएगा। तो कंपनी क्या बता रहा है, इसको प्रोसेसिंग करने के लिए आपको 1,000 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो आपको क्या लग रहा है, ये 1,000 रुपया वो प्रोसेसिंग के लिए ले रहा है? बिल्कुल नहीं। वो 1,000 रुपया एक्चुअली इंटरेस्ट के हिसाब से वो पहले ही से आपको आपके पास से ले रहा है। तो ये बिज़नेस टैक्टिक है, इस हिसाब से कंपनी काम करते हैं। तो इस कंपनी के जो डिटेल्स है, मैं उसके बारे में बात करूँ, तो कंपनी का पी रेशियो ठीक है, आरओसी आरओई भी ठीक है। एक्चुअली फाइनेंस कंपनी में आरओई नहीं देखा जाता, ज़्यादा से ज़्यादा आरओसी नहीं देखा जाता, आरओई देखा जाता है। कि आरओई अगर 20% के ऊपर है तो बेस्ट है। तो इस कंपनी के ऊपर प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा है, क्यों ना रखे? क्योंकि इस कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस जो किया, उसके साथ साथ कंपनी अच्छा खासा, देखिए, सेल्स को किस तरीके से मेंटेनेंस किए। कंपनी का रेवेन्यूज जो है 9,000 करोड़ से इस बार बन चुके 12,000 करोड़। एक्सपेंस इंटरेस्ट भी पेमेंट किया, उसके बाद कंपनी इस बार अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया। और सबसे जो बेस्ट पॉइंट मुझे लगा वो है कंपनी का एनपीए। देखिए, एनपीए कंपनी का 50, 0.37, 0.75 इस तरीके से देखने को मिला था। और इस बार कंपनी वो एनपीए को पिछले सालों की तुलना से कंपनी एनपीए को कम किया। कितना कम किया? 0.51% था, अभी 0.31% है। मतलब 0.21% के आसपास कम किया। तो यही बिजनेस मॉड्यूल्स कंपनी जिस तरीके से चला रहा है, उस हिसाब से कंपनी आगे जाकर एक बड़ा धमाका जरूर करेगा। पहले से तो धमाका कर ही चुके हैं, सेल्स ग्रोथ में, प्रॉफिट ग्रोथ में, रिटर्न ऑफ इक्विटीज में। उसके साथ साथ कंपनी धमाका पर रिटर्न भी आपको दिया। 10 साल, 5 साल, 3 साल में एवरेज रिटर्न आपको निकल कर दूं तो करीबन 25% के ऊपर आपको रिटर्न मिला है। सालाना आपको 25% रिटर्न मिला। इससे बड़े चीज और क्या हो सकते हैं? तो रही बात इस कंपनी का कैश फ्लो का, तो कैश फ्लो में 2 चीज़ आप देखेंगे। तो पहली तो कंपनी ने कितना फिक्स एसेट परचेज किया। इस बार कंपनी सबसे ज़्यादा, सबसे हाईएस्ट फिक्स एसेट परचेज किया, करीबन 878 करोड़ के आसपास। और कंपनी का जो आप देखेंगे, तो कंपनी का इन यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करूँ, तो डिविडेंड जो कंपनी ने दिया, तो कंपनी कितना डिविडेंड दिया वो भी देखेंगे। तो डिविडेंड पेड में कंपनी इस बार 1200 करोड़ का डिविडेंड पे किया। और कंपनी का जो कर्जा है, बोरिंग जो है, कंपनी इस बार हाईएस्ट कर्जा लिया। कंपनी जितना कर्जा लेगा उतना ही कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, यही बात आप सोच मतलब याद रखिएगा। तो कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर पहले से ही अच्छा खासा होल्डिंग्स रखे हैं और वो कंटिन्यू भी करने वाले हैं। और इस कंपनी के ऊपर जो म्यूचुअल फंड की जो राय है वो आप देखेंगे, तो यहाँ पे आपको सब कुछ दिखेगा। तो जो डेटा यहाँ पे देखने को मिला है, आप ध्यान से देखना, कि कंटिन्यूसली जो बाइंग हुआ, तो बाइंग सेलिंग उतना ज्यादा नहीं है, बाई भी हो रहा है, सेल भी हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, एक ही रेंज में सब कुछ चल रहा है। और कंपनी के ऊपर जो चार्ट पैटर्न्स बना, उसके बारे में बात करूँ तो यहाँ पे एक चीज देखना आप, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना, और उसके बाद फिर से एक शोल्डर क्रिएट होगा। तो जब शोल्डर क्रिएट होगा, तब एक बड़ा सा रैली आपको देखने को मिलेगा। और मेरे हिसाब से शोल्डर वो क्रिएट करेगा ही, क्योंकि ये जो कंपनी का रेजिस्टेंस का जो फेस था, उस फेस को ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट के ऊपर गया, फिर से वो रिट्रेसमेंट करने के लिए आया है। इसका मतलब यहाँ से वो ऊपर जाने के लिए तैयार होंगे।
तो बाकी आप समझदार है उस हिसाब से ज़रूर काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड। हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड एक फूड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फूड प्रोसेसिंग कंपनी है। तो इस कंपनी का मार्केट कैप 6000 करोड़ के आसपास है। अगर इस कंपनी का कंपटीटर देखूँ तो इस सेक्टर में हिंदुस्तान फूड्स एक बहुत छोटा कंपनी है। छोटा कंपनी होने के नाते भी इस कंपनी में अपकमिंग कुछ ईयर्स में कुछ खास हो सकता है। फिर भी इस कंपनी का कर्जा ज़्यादा है, ये बात आपको भूलना नहीं है। प्रोमोटर के पास अच्छा होल्डिंग्स है, इनकम भी हो रहा है, मगर हाथ में कैश नहीं है। कैश को कंपनी री इन्वेस्ट किया कंपनीज के ऊपर। तो कंपनी का आरओसी आरओई एवरेज लेवल के आसपास है, मतलब एवरेज के ऊपर है। और कंपनी का पी रेशियो मुझे बहुत ज़्यादा हाई लगा। अभी कितना पी रेशियो है, मैं वो एक चीज़ आपको बता दूं। तो कंपनी के एक टाइम पी रेशियो चला गया था एक 157 तक, वहां से करेक्शन होके कंपनी आ गया 80 तक। अभी एवरेज पी रेशियो कितना है, 90 के आसपास, और कंपनी का पी रेशियो 80 के आसपास है। फिर भी मैं कहूँगा कंपनी में शायद थोड़ा-सा करेक्शन हो भी सकता है पी रेशियो का। अभी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ, तो कंपनी के सेल्स पिछले सालों की तुलना से इस बार सेल्स इंक्रीज़ हुआ और एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखा। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 15 करोड़ से बन चुके 23 करोड़। तो आज तक की हाईएस्ट प्रॉफिट कंपनी जनरेट किया। तो देखिए कंपनी, आप सोच रहे कि कंपनी कर्जा ज़्यादा ले लिया, तो कंपनी टैक्सेस भी ज़्यादा पेमेंट किया, तो कंपनी का प्रॉफिट नहीं होगा। तो प्रॉफिट तो होगा। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, छोटे कंपनी को जब नीचे साइड से ऊपर ले जाना चाहते हैं ऑपरेटर और इंस्टीट्यूशन, तो वो क्या करते हैं, प्रोमोटर मतलब मैनेजमेंट टीम क्या करता है, देखिए ध्यान से देखना। तो कंपनी का जो टैक्सेशन है, वो टैक्सेशन को कंपनी ने क्या किया, इस बार कम पेमेंट किया। इसका मतलब ज़्यादा प्रॉफिट दिखाने के लिए कंपनी टैक्स को पेमेंट कम किया। अभी एक चीज़ और भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँ कि कंपनी का बैलेंस शीट में कंपनी का देखिए बोरिंग्स बढ़ता चला गया। अभी आप कहेंगे सर बोरिंग्स किस तरीके से लिया गया? अभी देखेंगे तो कंपनी का लॉन्ग टर्म के बोरिंग्स है, शॉर्ट टर्म में भी बोरिंग है। तो साथ ही साथ कंपनी का लीज़ लायबिलिटी भी है। अभी फिक्स एसेट के बारे में बात करें तो फिक्स एसेट कितना 554 करोड़ के आसपास फिक्स एसेट है। उसके साथ साथ इस बार हाईएस्ट कंपनी CWIP में पैसा फंसा के रखा है। मतलब कुछ प्रोसेसिंग में कंपनी पैसा लगा के रखे है, वो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद वो डायरेक्टली पैसा फिक्स एसेट में ऐड होता दिखेगा। अभी एक चीज और भी देखना कि कंपनी कर्जा क्यों लिया। कंपनी को इस बार हाईएस्ट ट्रेड मिला और ट्रेड रिसीवेबल में 104 करोड़ का ट्रेड मिला। तो इस प्रोजेक्ट मिलने के कारण कंपनी ज्यादा कर्जा लिया। अभी म्यूचुअल फंड वाले ने इस कंपनी के ऊपर क्या राय रखे हैं, तो आप देखेंगे तो फरवरी मंथ में अच्छा खासा बाइंग हुआ। उसके बाद मार्च अप्रैल मई जून जुलाई हर मंथ में कंपनी के ऊपर बाइंग होता जा रहा है। लास्ट जून एंड जुलाई में कुछ खास बाइंग नहीं हुआ, जितना बाइंग हुआ था उतना ही सेल हो गया। तो कंपनी में बाई सेल में जीरो आ गया। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो ध्यान से देखना। हिंदुस्तान फूड्स में मैंने आपको ट्रेड मेंशन किया था, यहाँ पे शोल्डर डबल बार बना था, उसके बाद हेड बना, फिर से डबल बार शोल्डर बना, और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। तो ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ मैंने आपको मेंशन भी किया था, ध्यान से इस चीज को देखना। एक्चुअली इस कैंडल में ब्रेकआउट हुआ और इस कैंडल ने कंफर्मेशन कर दिया, क्योंकि इसके हाई के ऊपर मुझे कंफर्मेशन चाहिए था, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग चाहिए था। तो क्लोजिंग दिया और एंटी लेवल यहाँ पे मिला, और एंटी से जो टारगेट लेवल तक बना वो 34% का गेन मिला। और 34% का गेन होने के बाद देखिए किस तरीके से सेल हुआ। तो फिलहाल के लिए मैं कोई इसके ऊपर एंटी नहीं लिया, क्योंकि कोई भी मौका नहीं बना, कोई भी ट्रेड नहीं बना। तो आप भी इस कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं तो प्लीज रिसर्च करके ही काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है GNA एक्सेल्स लिमिटेड। सॉरी, यहाँ पे GNX के बारे में बात नहीं करूंगा, यहाँ पे बात करूंगा जुग टेकोर लिमिटेड के बारे में। क्योंकि इस कंपनी एक बहुत छोटा है, एक पेन सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। तो इसके मैनेजमेंट टीम ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। वो अनाउंसमेंट फाइनली यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा कि अनाउंसमेंट क्या है। 15:100 रेशियो का यहाँ पे आपको बोनस देने वाले हैं। इसका मतलब हर 100 शेयर में आपको 15 शेयर बोनस के हिसाब से मिलेगा। तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है नेक्स्ट क्वार्टर का, तो उस क्वार्टर के रिजल्ट में ही यहाँ पे बोनस मिलने वाले हैं। तो अभी तक फाइनली बोनस का डेट नहीं आया, जब डेट आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे, तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।